सरिता अपनी बड़ी बहू ज्योति के साथ शहर में अपनी छोटी बहू मेघा के घर में आ जाती है और अब वहीं रहने लगती है। शहर आए हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए थे कि सरिता मेघा से कहती है, बहू आज कटहल बना दे, शहर में जब से आई हूँ कटहल नहीं खाया मैंने। माँ जी, ये कटहल क्या होता है? और आप शाम के खाने की चिंता मत करो, मैं बना लूंगी। अरे मेघा, तुम अकेले क्यों बनाओगी? मैं हूँ ना तुम्हारी मदद के लिए। हाँ दीदी बिल्कुल, आप तो मेरी मदद के लिए हो। अच्छा आप लोग यहीं बैठो, मुझे जरा काम है, मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन खाना मैं ही बनाऊंगी। दीदी आपको अभी शहर का ज्यादा कुछ पता नहीं है ना, इसलिए आप परेशान मत होइए, मैं कर दूंगी सब कुछ। मेरी दोनों बहुएं ही कितनी समझदार है, मुझे किसी को भी कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती और दोनों ही एक दूसरे की मदद के लिए भी खड़ी रहती हैं। जा बहू, तू अपना काम कर ले। मेघा, जब से मैं शहर आई हूँ कहीं बाहर ही नहीं गई। घर में इतनी देर तक मुझसे बैठा नहीं जाता, इसलिए अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। अरे दीदी इसमें क्या परेशानी होगी, मुझे तो अभी अकेले ही जाना पड़ता है। वो तो अच्छा है कि आपने बोल दिया। चलो अभी तैयार हो जाओ, फिर हम दोनों साथ में चलते हैं। मेघा और ज्योति दोनों काम से बाहर चले जाते हैं और शाम के समय जब दोनों घर आते हैं तब मेघा जल्दी से रसोई में जाती है और फ्रोजन राइस और दाल बनाकर रख देती है। इतनी जल्दी खाना बन जाता है, ये देखकर ज्योति और सरिता दोनों ही हैरान हो जाते हैं। बहू, अभी थोड़ी देर पहले तो तू बाहर से आई थी, बाहर से आने के बाद कितनी देर तू मेरे साथ बैठी भी थी और अब इतनी जल्दी तूने खाना भी बना दिया। ऐसा क्या बनाया खाने में? माँ जी, मैंने दाल चावल ही बनाए हैं। आपने कहा था ना कि आपका पेट कुछ ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा कि कुछ हल्का ही बना दूं, आपको भी अच्छा लगेगा खाना। मैं सब कुछ बना लेती हूँ और ज्यादा देर भी नहीं लगाती हूँ खाना बनाने में, लेकिन इतनी जल्दी तो मैं भी नहीं खाना बनाती। अब तक मैंने ये सुना ही था कि शहर में जिंदगी बहुत तेजी से भागती है, लेकिन यहाँ तो इंसान ही इतनी तेज भाग रहा है। ये सब इतनी जल्दी कैसे बनाया? अरे दीदी इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। वो तो यहाँ फ्रोजन खाना मिल जाता है, जिसमें बस हल्का गर्म पानी डालो, बस खाना तैयार हो गया। तभी तो इतनी जल्दी बन गया। अच्छा, इसीलिए तूने इतनी जल्दी खाना बना लिया। वही मैं इतनी देर से सोच रही थी कि इतनी जल्दी तो दाल ही नहीं बनती और तूने दाल चावल दोनों कैसे बना लिए? अरे माँ जी, मुझे लेट हो रहा था खाना बनाने में, इसीलिए मैंने सबके लिए फ्रोजन खाना बना दिया। टाइम भी बच गया और मेहनत भी बच गई। ये तो बहुत सही है। शहर का फ्रोजन खाना देखकर सरिता और ज्योति दोनों ही हैरान हो जाते हैं। कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन सरिता का अच्छे से पेट साफ नहीं हो रहा था, इसलिए सरिता ज्योति के पास जाती है और बोलती है, अरे ज्योति बहू, तो गांव से वो चूरन लाई थी ना पेट साफ करने वाला, जरा मुझे वो चूरन दे दे। इतने दिन हो गए अच्छे से पेट ही साफ नहीं हो रहा, चूरन की जरूरत है बहुत। क्या माँ जी, आपका भी अच्छे से पेट साफ नहीं हो रहा? मतलब बहू, तू भी अपना पेट लेकर ही घूम रही है क्या? जी माँ जी, मेरा खुद पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है और चूरन भी लाना भूल गई थी मैं। लगता है शहर का हवा पानी नहीं भाया हमें, तभी तो पेट पकड़कर बैठ गए हम। दोनों ही काफी ज्यादा परेशान थे और तब दोनों मेघा के पास जाते हैं। अरे माँ जी, आप दीदी, आप दोनों यहाँ एक साथ? क्या हुआ, कुछ काम था आप दोनों को? बहू, तेरे पास कोई चूरन होगा, जरा कोई चूरन दे दे। वो हम दोनों का अच्छे से पेट साफ नहीं हो रहा है और इसी वजह से मेरे पेट में तो गैस भी बन रही है। माँ जी, कोई चूरन तो नहीं है, लेकिन अगर आप दोनों को ज्यादा परेशानी हो रही है तो चलिए मैं आपको डॉक्टर से दवाई दिलवा लाती हूँ, आपको ठीक लगेगा। माँ जी, मुझे लगता है अब हमें वापस गांव ही चलना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि शहर में हम अच्छे से रह पाएंगे और अब तो इतना समय भी हो गया है। हाँ बहू, तू सही कह रही है। मेघा बहू, तो हमारे गांव की वापसी की टिकट करवा दे। आप दोनों अकेले क्यों जाओगी? मैं भी कुछ दिनों के लिए आपके साथ गाँव चलती हूँ। शहर की हवा पानी खाना खाने के बाद सरिता और ज्योति मेघा के साथ वापस से गांव आ जाते हैं। गांव आने के बाद तो पहले तीनों काफी आराम करते हैं और रात के समय ज्योति सबके लिए चूल्हे पर दाल चावल, आलू की भुजिया और रोटी बनाती है। सब लोग खाना खाते हैं और खाना खाकर मेघा कहती है, अरे वाह, ये खाना तो कितना अच्छा बना है। अब पता चला लोग गांव के खाने की इतनी तारीफ क्यों करते हैं। मैंने शहर में भी दाल चावल बनाए थे, लेकिन जब गांव और शहर के खाने में इतना बड़ा फर्क मिल रहा है तो आप लोगों को शहर का खाना बुरा ही लगेगा। हाँ बहू, तू सही कह रही है। शहर में पहले से ही बना खाना दे देते हैं और उसे ही खाकर मेरी तबीयत खराब होने लग गई थी। अरे वो खाना भी कोई खाना होता है क्या? जब तक चूल्हे पर तुम अच्छे से खाना न पकाओ
तब तक खाना बन ही कैसे सकता है। बहू तू बुरा मत मानियो, लेकिन शहर का खाना बस जीने के लिए ही है, लेकिन स्वाद और सेहत के लिए तो गांव का खाना ही बढ़िया है। ये तो बिल्कुल सही कहा माँ जी आपने। इतने दिन शहर में रहे लेकिन ठीक से खाना तक नहीं खा पाए। मेघा को भी गांव का खाना बहुत पसंद आता है। सब लोग बड़े चाव से गांव का खाना खा रहे होते हैं। एक रात तीनों को शादी से आने में काफी देर हो जाती है। तीनों घर आते हैं और सरिता कहती है, बहू मेरे लिए कुछ अच्छा बना दे, मैंने तो शादी में खाना ही नहीं खाया। बताओ, जिस बर्तन में वो लोग मांस मच्छी बना रहे थे उसमें ही हमारे लिए खाना बना दिया। मुझसे तो खाया ही नहीं गया। माँ जी आप बात तो बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन शादी अपने ही घर परिवार की थी, इसलिए वहाँ पर काम भी तो इतना किया। अब मेरे अंदर बिल्कुल भी जान नहीं बची मैं खाना बनाऊं। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मुझसे खाना नहीं बनाया जाएगा माँ जी। लेकिन बहू भूख लग रही है, शादी में खाना था, इस वजह से मैंने आज सुबह भी अच्छे से नहीं खाया और ना ही दिन में कुछ खाया। माँ जी सुबह और दिन में कुछ बना ही कहाँ था। हमें भी यही लग रहा था कि हम शादी में ही खाएंगे, लेकिन वहाँ जाकर तो भूखे पेट ही सब आए हैं ना। इससे अच्छा तो शहर ही है। कभी खाना बनाने का मन ना करे तो बस पानी उबालो और बने बनाए खाने में मिला दो, बन गया खाना, मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। हाँ माँ जी, ये तो सही कहा आपने, लेकिन आज हम तीनों को बिना खाए ही सोना पड़ेगा, क्योंकि तीनों ही बहुत थक गए हैं। हमें खाने या नींद में से किसी एक को चुनना पड़ेगा ना, तो हम नींद ही चुनेंगे। तीनों काफी ज्यादा थके थे, इसलिए बिना ज्यादा बात करे ही तीनों सो जाते हैं। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद मेघा सुबह बिना गर्म पानी पिए ही हल्का होने जाती है और आराम से हो भी जाती है। अरे क्या बात है, गांव के खाने में ऐसा क्या है? शहर में तो जब तक गर्म पानी ना पीऊं तब तक मेरा पेट साफ ही नहीं होता, और यहाँ तो पता ही नहीं चला कुछ। अब काफी ज्यादा दिन हो जाते हैं और मेघा अब आराम से अपना सामान बांध लेती है और शहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। मेघा को ऐसे देखकर सरिता कहती है, अरे बहू ये क्या, तू कहीं जा रही है क्या? तूने बताया भी नहीं, क्या हुआ? माँ जी अब मुझे गांव आए हुए काफी टाइम हो गया है। शहर के मुकाबले में गांव का खाना कितना अच्छा है क्या ही बताऊं। मेरा तन और मन दोनों खुश हो गए खाना खाकर, लेकिन मुझे शहर की आदत है, इसलिए अब मुझे शहर जाना है। अब मैं तुझे मना भी तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन बहू जब भी तेरा मन हो तू वापस गांव आ जाइयो। शहर और गांव के खाने में आखिरकार गांव का ही खाना अच्छा निकलता है। लेकिन एक बात ये भी सच थी कि जिसको जहाँ के खाने की आदत होती है, उसके अलावा उसे कहीं का भी खाना अच्छा नहीं लगता। जूही को काले कपड़े पहनना बहुत ही अच्छे लगते थे और जूही पर काले कपड़े जचते भी बहुत थे। उसे पहनने के बाद उसे कॉम्प्लीमेंट भी खूब मिलते थे, जिस वजह से जूही के पास सिर्फ काले ही काले कपड़े थे। कोई और कलर में वो कपड़े खरीदती ही नहीं थी। एक रोज जूही दोपहर के समय काले कपड़े पहनकर मार्केट के लिए निकलती है और जब कुछ समय बाद जूही लौटती है तो जूही की माँ कमला अपनी बेटी को देखकर हैरान रह जाती है। तुझे किसने कहा था इतनी धूप में बाहर निकलने के लिए? और तो ये तेरा काला चोला कब जाएगा, भगवान ही जाने। अरे माँ आप तो ऐसे कर रही हैं जैसे अब मैं चक्कर खाकर गिर ही जाऊंगी। जूही के मुंह से ये दो अपशब्द निकलते हैं और फिर क्या था, जूही सचमुच चक्कर खाकर गिर जाती है। ये देखकर कमला अपनी बेटी को उठा तो पाती नहीं, जिस वजह से वो उसे पैरों से ही खींचकर दरवाजे से हॉल के बीच में लाती है और पंखा चला देती है। बाथरूम में से एक बाल्टी पानी लाकर वो अपनी बेटी जूही पर डाल देती है और पानी डालते ही जूही हड़बड़ाते हुए उठकर कहती है, मैं कहाँ हूँ? मैं जिंदा हूँ। आंटी आप कौन हो? इसीलिए इसे कहती हूँ कि ये काले कपड़े गर्मी में मत पहना कर, इससे और गर्मी लगती है और इसके दिमाग पर असर कर जाती है। अब ये अपनी माँ को ही नहीं पहचान रही है। ये बातें चल ही रही होती हैं, तभी कमला के घर विमला का आना होता है और वो जूही को गीला देखकर कमला से कहती है, अरे कमला ये क्या हुआ जूही को? ये बिन बारिश भीगी हुई क्यों है? आजा बैठ विमला। क्या बताऊं, इस नालायक लड़की ने तो नाक में दम कर दिया है। इस भरी गर्मी में ये काला चोला ओढ़ लेती है और भरी दोपहरी में निकल पड़ती है, और अब जैसे ही घर में आई चक्कर खाकर गिर गई। अरे कमला वो तो अच्छा हुआ जो ये सड़क पर नहीं गिरी। अब कमला किचन में जाकर अपनी बेटी जूही को कॉल करती है और जूही कुछ ही समय बाद है कुछ कह दो तो मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं। ये बात तो तू सही कह रही है, लेकिन मैं तो जूही को जब देखती हूँ
वो काले कपड़े ही पहनती है ज्यादातर। ज्यादातर ना बोल बिमला, इसके पास और दूसरे कलर के कपड़े है ही नहीं। अब जूही इतना हो जाने के बाद नहीं सुधरती और देर शाम कमला अपनी बेटी जूही से कहती है, जूही, कल तुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं, तो कल का कॉलेज कैंसिल कर दे। और याद रहे, किसी भी काले कपड़े में मुझे तू नजर मत आइयो। माँ मुझे कल कॉलेज तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन मैं जल्दी आ जाऊंगी। अब अगले दिन जूही को लड़के वाले देखने आते हैं। दोपहर के 2 बज रहे थे और अब तक जूही कॉलेज से नहीं आती है। इधर लड़के की माँ कमला से कहती है, क्या हुआ कमला जी, जूही अभी तक नहीं आई? कहीं गई है क्या? जी नहीं, बस आ ही रही है, वो तैयार होने में समय लग रहा है। अब कमला किचन में जाकर अपनी बेटी जूही को कॉल करती है और जूही कुछ ही समय बाद पीछे के दरवाजे से अंदर आती है। तभी कमला जूही से कहती है, अब तैयार होने का समय नहीं है, जाकर लड़के वालों के सामने बैठ जा। जूही भी ऐसा ही करती है, लेकिन जब जूही जाकर लड़के वालों के सामने बैठती है, वैसे ही लड़के की माँ कमला से कहती है, लड़की में कोई कमी तो नहीं है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आपने इसे काले कपड़े क्यों पहनाए हैं? और आप तो कह रही थी कि ये तैयार हो रही है, फिर ये पसीना कैसा? अरे तैयार ही हो रही थी, लेकिन कमरे का पंखा ठीक नहीं है तो पसीना आ गया होगा। ना जी ना, हमें बेवकूफ समझा है क्या? लड़की कहीं बाहर से आ रही है, देखो धूप में आने की वजह से इसका फेस भी लाल हो गया है और इतना पसीना आ रहा है इसे। माफ करिएगा बहन जी, इसके शरीर से तो बदबू भी आ रही है। जी, पसीना आएगा तो बदबू भी तो आएगी ही ना। अब दोपहर में धूप से आने के कारण वो पसीने से नहाई होती है, जिस वजह से जूही का रिश्ता टूट जाता है। अब लड़के वालों की जाने के बाद कमला को बहुत गुस्सा आता है और कमला गुस्से में ही जूही से कहती है, ना तू लंगड़ी है, ना तू भैंगी है और ना ही तू अपाहिज है, फिर भी तेरा रिश्ता टूट गया। इसमें तेरे इन काले कपड़ों का ही दोष है, जिसे कोई नहीं मिटा सकता, खुद तू भी नहीं। लेकिन आज ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इतना कहकर कमला जूही की अलमारी से कपड़े लाती है और सारे कपड़ों को आग लगा देती है। ये देखकर जूही बहुत रोती है, लेकिन जूही ने भी अब यही ठान रखा था कि वो काले ही कपड़े पहनेगी और वो अपने बेड में से 2-3 काले कपड़े निकाल कर पहन लेती है। ये देखकर कमला अपना सर पीटते हुए कहती है, हे भगवान, इस लड़की का मैं क्या करूं? अब ना जाने किससे भीख में मांग कर ये काले कपड़े लेकर आई है। आपने मेरे कपड़े जलाकर अच्छा नहीं किया, और ये मैंने किसी से भीख में नहीं मांगे, बल्कि ये मैंने रखे हुए थे, समझिए आप। इतना सुनाने के बाद कमला जूही को चप्पल से मारती है और कहती है, बोलने की तमीज ही नहीं है, माँ से ऐसे बात करती है। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन जूही के काले कपड़े पहनने वाली आदत नहीं जाती। लेकिन अब की बात जूही के साथ जो होने वाला था, उसका अंदाजा तो उसे भी नहीं था। दरअसल जूही जैसे ही उठती है और आईने के पास खड़ी होती है, तो वो चिल्लाने लगती है, क्योंकि गर्मी से उसकी पूरी बॉडी पर लाल लाल दाने निकल आए थे। और जैसे ही कमला जूही की आवाज सुनती है, वैसे ही कमला जूही के कमरे में जाती है और अपनी बेटी जूही को देखकर कहती है, क्या हुआ? सुबह सुबह घर को सर पर क्यों उठा लिया? चप्पल खाकर ही मानेगी सुबह तू? माँ देखो ना मेरी बॉडी पर क्या हो गया, मुझे बहुत जलन हो रही है और खारिश भी हो रही है। अब जैसे ही कमला जूही की तरफ देखती है, तो वो भी डर जाती है और जूही से कहती है, लो हो गया सत्यानाश, ये तो घमोरिया है। मैंने तुझे ये काले कपड़े पहनने को मना किया था ना, अब देख ले ये गर्मी में काले कपड़े पहनने का नतीजा। माँ अब भी आप मुझे ही ताने देने में लगी हुई हो, मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलो, वरना मैं तो पागल हो जाऊंगी खुजली करते करते। जूही को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और डॉक्टर कमला से कहता है, ये गर्मी की वजह से हुए हैं और बहुत ही ज्यादा हो चुके हैं। इसे ठीक होने में समय लगेगा, लेकिन ये ठीक जरूर हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, इसके चेहरे पर तो कोई निशान नहीं आएगा ना? नहीं जी नहीं, ये ठीक हो जाएगी, लेकिन आपको ये काले कपड़े गर्मी में नहीं पहनने चाहिए। मैंने तो बहुत समझाया डॉक्टर साहब, अब आप ही समझा कर देख लो, आपसे समझ जाए तो अच्छा है। जी, अगर ये अब भी काले कपड़े पहनेंगी तो इनका इलाज मैं तो क्या, कोई भी डॉक्टर नहीं कर पाएगा। ये सुनकर कमला मन ही मन सोचती है, अब आएगा मजा, जब ये अपने सालों के काले चोड़े को छोड़ेगी। मैं तो समझा नहीं पाई, डॉक्टर साहब की बातों का कितना असर होगा, ये तो अब पता चलेगा। ये सोचकर कमला तो मन ही मन खुश हो रही थी
क्योंकि उसे पूरी उम्मीद दिखाई दे रही थी कि जूही अब डॉक्टर की बात तो मानेगी ही। अब अगले दिन जूही ने काले रंग के कपड़े नहीं पहने थे। जैसे ही कमला के घर सुबह सुबह विमला आई होती है और वो जूही को लाल कपड़ों में देखकर हैरान ही रह जाती है और उससे कहती है, राम राम, ये कैसा अनर्थ हो गया कमला? इसका रंग रूप कैसे बदल गया? इसके चेहरे पर भी तो गौर फरमा विमला, वो उसका ही असर है, वरना ये डायन का चोला कहाँ ही छोड़ने वाली थी। अरे राम राम, ये तो गर्मी के दाने हैं, ये कैसे हो गए? उस काले चोले का कमाल है, बस पूछ मत। डॉक्टर के कहने पर जूही गर्मी में काले कपड़े जो पहन रही थी उसे पहनना बंद कर देती है। और तो और अब वो हर कलर के टॉप, सूट, टी शर्ट पहना करती, लेकिन काले कपड़ों को हाथ भी नहीं लगाती। खासकर गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसे अच्छे से सबक जो मिल चुका था। दोस्तों, आपको हमारी ये गर्मी में काले कपड़े पहनने वाले की कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। सावित्री की बेटी नेहा को लड़के वाले देखकर जा चुके थे और उनकी तरफ से हाँ सुनकर सावित्री के मानो पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे। वो बहुत खुश थी कि उसकी बेटी का रिश्ता इतने बड़े घर में होने जा रहा था। वो घर को सेट करते हुए अपने पति रमेश से ये बातें कर रही थी, जिस पर रमेश कहता है, अरे रुक जाओ भाग्यवान, अभी तुम्हारी बेटी का रिश्ता पक्का नहीं हुआ है, होने वाला है। इसलिए जब तक रोका ना हो जाए तब तक इस रिश्ते की बात किसी से मत करना। जब रिश्ता पक्का हो जाएगा तो सबको पता ही तो चल जाएगा। आप भी कैसी बातें करते हैं जी? लड़के वालों ने हमारी लड़की को देखकर हाँ कर दी है और हमारी तरफ से भी तो हाँ है, तो इसे रिश्ता पक्का होना नहीं बोलते तो किसे बोलते हैं? सावित्री, तू समझ नहीं रही है, अभी सिर्फ लड़का लड़की ने एक दूसरे को पसंद किया है, रिश्ता पक्का नहीं हुआ। वो लोग इतने बड़े घर के हैं, पता नहीं उनका मुंह कितना बड़ा होगा। क्या पता हम दहेज दे ही ना पाए, क्या पता कुंडली ही ना मिले, तो फिर रिश्ता कैंसिल करना पड़ेगा ना। इसलिए अभी से इस खुशी पर काबू कर ले। आपकी मेरी इसीलिए नहीं पड़ती क्योंकि आप कभी अच्छा तो सोच ही नहीं सकते, हमेशा गलत ही बोलते हैं और गलत ही सोचते हैं। एक बार ठीक से रोका हो जाए फिर आपको अपने आप ही हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। बस एक बार लड़के वालों की तरफ से रोके की डेट फाइनल हो जाए। सावित्री और रमेश की सारी बातें दरवाजे पर खड़ी ज्योति की बड़ी बहन कीर्ति सुन लेती है, जिसे सुनकर कीर्ति भागते हुए घर के अंदर आती है और अपनी माँ को कंधे से पकड़कर गोल गोल घुमाते हुए कहती है, माँ आप ये क्या कह रही हैं? मेरी बहन का रोका होने वाला है और आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। मैं तो यहाँ आप लोगों से मिलने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ आकर तो कुछ और ही पता चल रहा है। अब तुम्हें पता चल गया कि हमारे जीवन में तुम्हारी क्या जगह है। आगे से हमारे घर के मामलों में बोलने की जरूरत नहीं है, समझी? सावित्री, तुम ये क्या कह रही हो? कीर्ति हमारे घर की बड़ी बेटी है, उसे हक है जानने का कि उसकी छोटी बहन का रोका कहाँ और किसके साथ हो रहा है। आखिर कब तक तुम इससे नाराज रहोगी? अरे जो हो गया उसे भूल जाओ, मिट्टी पाओ ना यार। जो हुआ उसे आप भूल सकते हैं लेकिन मैं नहीं। मैं आपकी और अपनी वो बेइज्जती, लोगों के वो ताने कभी नहीं भूल सकती जो शादी के मंडप पर इसके किसी और के साथ भाग जाने पर हमें सुनने को मिले थे। वो टाइम इस माँ बाप बहन का प्यार याद नहीं आया था इसे। आखिर में इसके ससुराल वालों ने भी इसे नहीं अपनाया और फेंक दिया हमारे सर। सावित्री, भगवान के लिए चुप हो जाओ। ये तुम्हारी सौतेली बेटी नहीं है, सगी बेटी है। अब तो उस लड़के का ताना मत मारो इसको, वो बेचारा इस दुनिया में ही नहीं है, तुम भी ना। रमेश इतना कहकर कीर्ति का हाथ पकड़कर अपने कमरे में लेकर चला जाता है, जहाँ कीर्ति रमेश को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहीं खड़ी उसकी छोटी बहन ज्योति कहती है, क्या हुआ पिताजी? दीदी इतनी जोर जोर से क्यों रो रही है? कहीं आज फिर तो माँ ने अपने कड़वे शब्दों की बरसात तो नहीं कर दी दीदी पर? हाँ बेटी, वही बात है। उसके सिवा तेरी बहन को कहाँ किसी बात पर रोना आता है। वो तो फालतू की बातों पर इतना महंगा मेकअप खराब तो न करेगी। दोबारा मेकअप करना पड़ेगा बेचारी को, और कुछ नहीं। आप दोनों बाप बेटी मिलकर मुझे रोने भी नहीं देते हो, इमोशनल सीन को कॉमेडी सीन बना देते हो। दीदी लेकिन रोना ही क्यों है? आपकी बहन का रोका होने जा रहा है कुछ दिनों में और आप हैं कि तैयारियां करने की जगह यहाँ बैठकर रोना गाना मचा रही हो।
सही बोला ज्योति ने एकदम। तुम अपनी माँ की बातें एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया करो। अरे मैं भी तो ऐसे ही करता हूँ। लेकिन अगर उसकी नजरों से देखा जाए तो तुम्हारी माँ का नाराज होना भी अपनी जगह सही है। अब तुम दोनों यहाँ बातें करो, मैं तुम्हारी माँ का मूड चेक करके आता हूँ। रमेश इतना कहकर कमरे से चला जाता है, जिसके बाद दोनों बहनें आपस में बातें करने लगती हैं। समय बीतता है। समय के साथ ज्योति के रोके की डेट फाइनल हो जाती है और सभी लोग रोके की तैयारी में बिजी हो जाते हैं। तभी एक दिन लड़का अमित और उसकी माँ सुलोचना हाथों में लहंगा लेकर उनके घर आती हैं और सावित्री के हाथों में लहंगे का थाल रखते हुए कहती हैं, समधन जी, ये लहंगा हमारी होने वाली बहू के लिए है। हमारे घर का रिवाज है कि रोके वाले दिन लड़की के ससुराल से जो कपड़े आते हैं वही लड़की पहनती है, तो हम चाहते हैं कि ज्योति यही लहंगा पहने। लेकिन आंटी जी, मैंने तो कोई ऐसा रिवाज नहीं सुना है। अभी तो सिर्फ रोका ही होगा, कोई शादी नहीं जो आप इतना महंगा और भारी लहंगा लाई हैं। और वैसे भी हमने ज्योति के लिए कपड़े ले लिए हैं रोके में पहनने के लिए। कीर्ति, तू ये क्या कर रही है? वो लोग गुस्सा हो जाएंगे, चुप हो जा, माफी मांग सबसे। मैंने कुछ गलत नहीं बोला है। इनके घमंड से साफ पता चल रहा है कि ये कितना भारी लहंगा रोके के लिए इसलिए लाई हैं ताकि हमारी बेइज्जती कर सके और अपना घमंड दिखा सकें। सावित्री, ये लड़की कौन है? जब हम आपकी लड़की ज्योति को देखने आए थे तब तो ये लड़की नहीं थी। सुलोचना जी, ये मेरी बड़ी बेटी कीर्ति है। उस टाइम ये अपने ससुराल में थी, इसलिए आ नहीं पाई थी। आप चिंता मत करिए, आप जैसा चाहती हैं रोका वैसा ही होगा। सावित्री की बात सुनकर सुलोचना अपने लड़के को लेकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद ज्योति और रमेश भी वहाँ आ जाते हैं, जो कि उनसे कुछ दूर खड़े उनकी बातें सुन रहे थे। तभी सावित्री जोर से कीर्ति का हाथ पकड़ते हुए कहती है, अगर तुझे इस शादी में शामिल होना है तो अपना मुंह बंद करके रहियो, वरना चुपचाप अपना सामान बांध और निकल जा यहाँ से। मिलने के बहाने आकर यहीं बस गई है। ठीक है माँ, अगर आप यही चाहती हैं तो मैं अभी घर छोड़कर चली जाती हूँ। बेटी, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम तो अपनी माँ की आदत जानती हो ना, उसके बाद भी तुम ऐसा करने की सोच रही हो। हाँ दीदी, पिताजी सही कह रहे हैं, आप माँ की बातों पर ध्यान मत दो। सबके मना करने के बाद भी कीर्ति किसी की नहीं सुनती और अपना सामान पैक करके अपनी बहन के रोके से पहले ही घर छोड़कर चली जाती है। समय बीतता है और रोके की डेट और पास आ जाती है। तभी एक दिन कीर्ति मार्केट में कुछ सामान ले रही थी और उसकी नजर एक गाड़ी में जाती है, जिसमें एक लड़का और लड़की शादीशुदा औरत बैठी हुई थी। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वही था जिसके साथ कीर्ति की छोटी बहन का रोका होना था, जिसे देखकर वो अपने मन में कहती है, ये तो वही लड़का है जिसके साथ मेरी बहन का रोका होने वाला है। लेकिन ये औरत कौन है इसके साथ? इसे पहले तो नहीं देखा। मुझे जाकर एक बार पता करना चाहिए। मेरी बहन की लाइफ का सवाल है। कीर्ति इतना कहकर जब तक उस लड़के के पास जाने की सोचती है, तब तक वो लड़का उस औरत को मार्केट में उतार कर वहाँ से चला जाता है। कीर्ति उस औरत का पीछा करते हुए उसके घर पहुँच जाती है और उससे कहती है, माफ करिएगा, लेकिन क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? पूछिए, क्या पूछना है आपको? लेकिन मैं आपको जानती नहीं हूँ, आप कौन है? जानती तो मैं भी नहीं हूँ आपको, लेकिन अभी आप जिसकी गाड़ी में बैठी हुई थी, उस आदमी से आपका क्या रिश्ता है? क्या मैं जान सकती हूँ? वो तो मेरे पति है, लेकिन आप उन्हें कैसे जानती हैं? और आप उनके बारे में इतना पूछ क्यों रही हैं? क्योंकि वो आदमी एक नंबर का फ्रॉड आदमी है। एक शादी करके दूसरी शादी मेरी बहन के साथ करना चाहता है। उसे तो मैं अभी पुलिस के हवाले कर दूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? वो ऐसा नहीं कर सकते, तुम झूठ बोल रही हो। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो 2 दिन बाद इस एड्रेस पर तुम्हारे पति का रोका होने जा रहा है मेरी बहन के साथ। खुद आकर अपनी आंखों से देख लो, वो आदमी एक टाइम पर 2 लोगों को चीट कर रहा है। कीर्ति इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद रोके वाले दिन घर पहुंचकर सिर्फ उस रात का इंतजार करने लगती है। जैसे जैसे रोके का टाइम पास आता जाता है, वैसे वैसे उसकी चिंता और बढ़ती जाती है। ज्योति के ससुराल वाले रोके का सामान लेकर घर पहुंच जाते हैं। सुलोचना जैसे ही अपने घर की चुनरी ज्योति को उड़ाने लगती है, तभी कीर्ति उसका हाथ पकड़ लेती है और चुनरी उसके हाथों से छीनकर दूर फेंकते हुए कहती है, मेरी बहन का रोका तुम्हारे धोखेबाज लड़के के साथ नहीं हो सकता। मैं ऐसा कभी होने ही नहीं दूंगी। धोखा? कैसा धोखा? तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो, तुमने अपनी बहन का रोका क्यों रोका?
कीर्ति के पास किसी के सवालों का कोई जवाब नहीं था, इसीलिए वो कुछ नहीं कहती। तभी वो औरत जिसे कीर्ति ने बुलाया था वो वहाँ आती है और सभी को सारी सच्चाई बताती है। वो उसकी पहली पत्नी है, जिसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। सारी बातें सामने आने पर सावित्री उन लोगों को फ्रॉड के इल्जाम में जेल भेजती है और कीर्ति अपनी बहन का रोका गलत आदमी के साथ होने से बचाने के लिए सब उसका धन्यवाद करते हैं और उसकी गलती के लिए उसे माफ करके गले लगा लेते हैं। दोस्तों, आपके शहर में या आपके अनुसार इस रोके की रस्म को और किस शहर में किस नाम से जाना जाता है, हमें कमेंट करके बताना और आपके इंटरेस्टिंग जवाब आपको दिलाएंगे मौका हमारी अगली कहानी के मुख्य किरदार का नाम पाने का। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।